सभी को प्रणाम। सभी एक बार क्लास में जुड़ जाइए। हमारे पेपर 1 की क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, लक्ष्मी जी प्रणाम। सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। पिंकी जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, अभी हमारी पेपर 1 की 15वीं क्लास है। तो आज जो है हम जहाँ तक कल पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज आज जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जिसे आपको समझना होगा। आज और कल की क्लास में थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी ऐतिहासिक विधि जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऐतिहासिक विधि आज हम शुरू कर रहे हैं। ऐतिहासिक विधि इससे पहले जो भी थे हमने पढ़ लिया, तो अब यार ऐतिहासिक विधि से शुरू करेंगे। इस विधि में विषय वस्तु के ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े रहने के कारण कक्षा शिक्षण में रोचकता एवं मौलिकता बनी रहती है। महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक कई ऐतिहासिक घटनाओं या कहानियों को मात्र संप्रेषित नहीं करते, बल्कि अनेक स्तरों पर आने वाले ऐतिहासिक बिंदुओं की व्याख्या केवल इसी विधि के द्वारा संपन्न करते हैं। यह शिक्षण विधि महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्धांतों व अवधारणात्मक ज्ञान कौशल को नवीन ज्ञान कौशल से जोड़ने में सहायक होती है। तो ऐतिहासिक विधि क्या है कि इतिहास आपको सभी को पता है, जो बीता हुआ काल है, और जो तथ्यों से, इतिहास किससे बनता है? तथ्यों से। बिना तथ्य की पुरानी बातें इतिहास नहीं कहलाती। तो उसमें क्या होने चाहिए? तथ्य। तथ्य को क्या कहते हैं हम? फैक्ट। क्या कहते हैं हम? फैक्ट। ठीक है, तो बिना तथ्यों के जो है इतिहास नहीं बनता। सीमा जी प्रणाम। सभी को प्रणाम। तो इतिहास कैसे बनता है? जो बीता हुआ कल है उसमें उसे अगर हम तथ्यों के साथ लिखे तो उसे इतिहास कहते हैं। और ऐतिहासिक विधि क्या है? ये विधि सबसे ज्यादा रोचक होती है, क्योंकि इतिहास पढ़ने में काफी स्टूडेंट को जो है रोचकता उत्पन्न होती है, क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह होती है, पुरानी बातें। जैसे राजा महाराजाओं का इतिहास अगर आपको पढ़ाया जाए तो आप उसमें रुचि लेते हो। तो इस विधि में विषय वस्तु क्या है? ये क्या होते हैं? ऐतिहासिक तथ्य से जुड़े रहते। जैसे आपको अगर अकबर के समय का अगर बताया जाए, या फिर हुमायूं का बताया जाए, या फिर किस प्रकार से लाल किला बना, किस प्रकार के ताजमहल बना, अगर इस प्रकार की बातें आपको बताई जाए फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ, तो आपकी उसमें रुचि बनेगी। किस प्रकार से जो है पृथ्वीराज चौहान ने रेवा तट पर गोरी को हराया, ये अगर आपको बताया जाए तो ये क्या इतिहास है? तो उसमें आपको रुचि उत्पन्न होगी। तो इसमें क्या है, कक्षा में शिक्षण क्या रोचकता एवं मौलिकता बनी रहती है। मौलिकता क्यों? क्योंकि वो फैक्ट होता है। इतिहास फैक्ट के साथ चलता है। इतिहास में लिखी गई हर एक बात, हर एक शब्द जो है फैक्ट के साथ जुड़ा होता है, उसमें तथ्य होता है। उसमें मौलिकता इसलिए आती है क्योंकि वो फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उसमें फैक्ट नहीं है। अगर कोई इतिहास ग्रंथ लिखेगा, अगर उसे इतिहास में रखना है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? मोहम्मद गोरी की और पृथ्वीराज चौहान की रेवा तट पर युद्ध हुआ था, इतना ही लिखेंगे हम वहां पर। वहां पर ये नहीं लिखेंगे कि हाथी इंद्रदेव की दरबार से यहाँ पर पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ, उनके वंशज है, या फिर ऋषि का जो है विरेप, जो एक हाथी ने खा लिया था, उसके बाद उनके बच्चे जो है एरावत कहला। ये सारी जो काल्पनिक घटना है, ये सारी घटनाएं हम जो पृथ्वीराज रासो में देखते हैं उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि हम ऐतिहासिक दृष्टि से लिख रहे हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि में या फिर इतिहास के पुस्तक में वही बातें लिखी जाती है जिनका कोई प्रमाण हो, जिनका कोई तथ्य से लेना देना हो। इसलिए उसमें क्या आती है? मौलिकता। मौलिकता कब आती है? जैसे आप रिसर्च करते हो, संशोधन करते हो, तो संशोधन में मौलिकता कब आती है? जब आप तथ्यों के साथ ऐसी बातें रखते हो जो पहले कही गई नहीं हो, या फिर जो पहले इस नजर से देखा ना गया हो किसी विषय वस्तु को, तो उसमें मौलिकता बनती है। तो ये ऐतिहासिक विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? यह शिक्षण विधि महत्वपूर्ण तथ्य यानी फैक्ट, सिद्धांत व अवधारणात्मक ज्ञान कौशल को नवीन ज्ञान कौशल से
जोड़ने में सहायक होती है। तो ये इस विधि से क्या होता है, हमें पुरानी जो बातें हैं वो तथ्यों के साथ पता चलती है, इसके साथ हम सिद्धांत गढ़ सकते हैं, उसके साथ अवधारणात्मक ज्ञान कौशल यानी कि किस प्रकार से अवधारणा हम रख सकते हैं, ये इस प्रकार से अगर हम करेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो का ही उदाहरण लीजिए कि अगर हम किस प्रकार से युद्ध लड़ेंगे तो किस प्रकार से हम जीत सकते हैं, वो सारे अवधारणा कौशल इसमें डेवलप होगा, उससे क्या नया ज्ञान कौशल से जोड़ सकते हैं, क्या किस प्रकार से हम पहले जीते थे उस प्रकार की अगर रणनीति हम आगे रखेंगे इतिहास को ना भूलकर तो हम जीत सकते हैं। इसलिए आपको इतिहास पढ़ाया जाता है कि जो गलतियां हमने पास्ट में की है, भूतकाल में की है, वो गलतियां हम भविष्य में ना करें, इसलिए इतिहास लिखा भी जाता है, इसलिए इतिहास पढ़ा भी जाता है। जिस प्रकार से हम चीन से युद्ध हारे थे तो वो उसका इतिहास बन चुका है, लेकिन अगर इसके बाद अगर हमारा चीन के साथ युद्ध होगा तो हम वो पुरानी गलतियां नहीं करेंगे जो पहले हमने की थी। ठीक है, तो ये सारी बातें इतिहास हमें सिखाता है। इतिहास से हम क्या है, भविष्य को सुधार सकते हैं, नया ज्ञान कौशल डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी केंद्रित विधियां, अभी क्या है विद्यार्थी, इससे पहले हमने शिक्षक केंद्रित विधियां पढ़ ली थी पिछली विगत क्लासों में, विगत 2 क्लासों में, तो अभी विद्यार्थी केंद्रित विधियां पढ़ेंगे। विद्यार्थी केंद्रित, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्तमान समय में विद्यार्थी केंद्रित विधियां सबसे ज्यादा कारगर और इसी को ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। तो ये सबसे अच्छी विधियां होती है विद्यार्थी केंद्रित। इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी केंद्र में होता है, विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। तो इसमें क्या है, उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयां यानी कि उसके अगर वो सीख रहा है तो सीखने में कौन सी अड़चनें आ रही है, कौन सी समस्या आ रही है, उन समस्याओं को दूर करना ही क्या होता है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण। और साथ ही साथ क्या है, मनोविज्ञान को समझना है, किसके विद्यार्थी के मनोविज्ञान को हमें समझना है, यानी कि इसका मन किस प्रकार से है, उसका मन चंचल है, उसका मन किस विषय में लगता है, किस विषय में उसकी रुचि है, उसके बाकी भी मनोविज्ञान में आता है कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है। इस सभी को जो है हम ध्यान रखकर जो जब पढ़ाते हैं तो वो विद्यार्थी केंद्रित विधि हो जाती है। ठीक है, विद्यार्थी की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना ही छात्र या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थी केंद्रित विधि कब होती है, जब हम विद्यार्थी की रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसे ध्यान रखकर जो है हम शिक्षा प्रदान करते हैं, तो क्या होता है वो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि इंडिविजुअल, कि हर एक स्टूडेंट जो है अनोखा है और उन हर एक स्टूडेंट को फोकस करके पढ़ाया जाता है। हर एक स्टूडेंट की अलग समस्या होती है और उन समस्याओं को समाधान किया जाता है। जैसे हमारे क्लास में अगर किसी एक को समस्या है तो उसके एक के लिए हम क्लास रोककर उसकी पूरी समस्या हम हल करते हैं, उसके बिना हम क्लास खत्म नहीं करते। उसी क्या कहते हैं, इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। यानी कि अगर एक को समस्या है तो उसकी समस्या जब तक हल नहीं होती तब तक वहीं पर हम रुके रहते, एक टीचर। वो विधि कौन सी, विद्यार्थी केंद्रित। लेकिन हम शिक्षक केंद्रित विधि में क्या देखते हैं कि व्याख्यान विधि होती है और वहां पर किसी एक की समस्या को समाधान नहीं किया जाता, ग्रुप में पूछा जाता है कि किसी को कोई समस्या है और ग्रुप में वो आंसर किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को जो है लेकर उनकी समस्या को पूछा जाता है, उनका निराकरण किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत कक्षा का वातावरण शिथिल रहता है। शिथिल यानी कि ठंडा, शांत। इस विधि में शिक्षक का प्रधान कार्य है विद्यार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं व समस्याओं के निदान में मदद करना। तो इसमें क्या है, शिक्षक का काम क्या है, कल्पनाओं, जिज्ञासाओं और समस्याओं का निदान में मदद करना। अगर उनके लिए उनकी कल्पनाएं हैं, उनको जो है प्रोत्साहन देना उनकी कल्पनाओं में। अगर वो कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाओं से नए विचार आते हैं, चिंतन शुरू होता है। और जिज्ञासा होती है कि जैसे अगर हमने कुछ पढ़ाया तो उसके आजू बाजू के प्रश्न, हमेशा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमने एक विषय पढ़ाया लेकिन उस विषय से जोड़कर वो तीसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ग्रेविटी के बारे में ऐसे समझे, उदाहरण के लिए अगर मैंने आपको ग्रेविटी आज क्लास में पढ़ाई तो कोई विज्ञान का जिज्ञासु विद्यार्थी कहेगा कि सर ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, तो पृथ्वी हमारा गोल है, अगर हम पृथ्वी के ऊपरी भाग में है और जो कोई इंसान पृथ्वी के नीचे भाग में है वो ऐसे नीचे क्यों नहीं गिरता।
या फिर जो इधर बीच में है वो इस साइड में क्यों नहीं गिरता, या फिर इस साइड में है तो इस साइड क्यों नहीं गिरता। ऐसी जिज्ञासाओं भरे प्रश्न जो है विद्यार्थी पूछते हैं। फिर उनकी अगर परीक्षा में अगर कोई समस्या आ रही है पढ़ने लिखने में या फिर कॉन्सेप्ट समझने में, तो उसका भी निदान हमें करना पड़ता है। निदान क्या होता है? समस्या की जड़ तक पहुंचना और उसका समाधान करना। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर एक विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा क्या होती है। विद्यार्थी क्या है यहाँ पर? केंद्र में। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी लिखा है और इधर क्या लिखा है? केंद्र में। क्या है? सेंट्रल में है विद्यार्थी। और शिक्षक क्या? चारों ओर से, उसके चारों ओर शिक्षक खड़ा है और इसे केंद्र में रखा है। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कोई बड़ा जो है सेलिब्रिटी यहाँ पर आ चुका है, जैसे शाहरुख खान यहाँ पर आ गया है, समझिए पठान की फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत क्रेज हो गया और वो एक मॉल में आ गया, यहाँ पर पुणे में बड़े मॉल में। तो सभी क्या करेंगे? यहाँ पर शाहरुख खान खड़ा है तो सभी लोग ऐसे गोल चक्कर करके उसको देखने के लिए खड़े होंगे। सबका ध्यान कहाँ पर जाएगा? शाहरुख खान की तरफ, कि ये क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है, उसके साथ सेल्फी ले लो, ये सब कुछ। तो इसी प्रकार से जैसे आप किसी हीरो को ध्यान देते हो, इसी प्रकार से जो है शिक्षक जो है विद्यार्थी पर ध्यान देता है। शिक्षक यहाँ पर जो छात्र है बीच में, उसे बीच में रखकर उसकी सारी समस्याओं को समाधान करता है। इसे ही शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित विधि कहा जाता है। ठीक है, उसमें केंद्र में विद्यार्थी होता है, शिक्षक उसके चारों ओर से होता है, यानी कि चारों ओर से उसकी मदद करता है। चारों ओर होना यानी चारों तरफ से उसे मदद करना, हर प्रकार के उसकी मनोवैज्ञानिक समस्या है या फिर परीक्षा में समस्या है, उसके घर में प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम का वो जो निराकरण करता है। कौन? शिक्षक। तो उसी क्या कहते? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी, कौन है? अमेरिका के जॉन डेवी, इनका नाम काफी प्रसिद्ध है। मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी ने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? जॉन डेवी ने। ये प्रश्न आ सकता है, कहाँ के थे ये? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो ये क्या है? एक देश है। ये देश किस खंड में है? उत्तरी अमेरिका में है। तो 3 प्रकार के अमेरिका है, 3 जगहों के अमेरिका के नाम जुड़ता है। एक है उत्तर अमेरिका जो कि खंड है, उसके नीचे दक्षिण अमेरिका है, वो भी एक खंड है। लेकिन उत्तर अमेरिका खंड के अंतर्गत एक देश आता है जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, वरना कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में भी। तो यूएस के कौन थे? शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी। उन्होंने किसका समर्थन किया? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का। अगर आपको पूछा जाए प्रश्न कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है, शिक्षक केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित, तो आपको क्या लगाना है? विद्यार्थी केंद्रित। वर्तमान समय में कौन सी शिक्षा पद्धति ली जा रही है? वो है विद्यार्थी केंद्रित। ऑनलाइन में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रयोग की जाती है? विद्यार्थी केंद्रित। तो सभी जगह पर अभी विद्यार्थी केंद्रित ही सबसे अच्छी मानी जाती है और यही जो है सभी जगह पर लागू भी हो चुकी है। ठीक है, इससे क्या है? स्टूडेंट अच्छे से समझ पाते हैं, इससे शिक्षा अच्छी हो पाती है। लेकिन शिक्षक केंद्रित से जो है शिक्षा उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी विद्यार्थी केंद्रित हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको किसी को डाउट हो तो पूछिए प्रश्न। ठीक है, स्नेहा जी प्रणाम, रेखा जी, सभी को प्रणाम। क्लास अटक रही है क्या? एक बार कमेंट कीजिए। दोनों शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित दोनों शिक्षा पद्धतियां हैं, लेकिन कारगर की बात कर रहा हूं। विद्या दोनों ही जो है कारगर तो है, लेकिन अगर दोनों में अच्छा कहा जाए, क्योंकि जैसे नॉर्मल चॉकलेट और डेयरी मिल्क चॉकलेट में कौन सा अच्छा है, तो सभी लोग उत्तर देंगे डेयरी मिल्क चॉकलेट, यानी कि 1 रुपए का एक चॉकलेट है, और हमारा डेयरी मिल्क जो कि 80 रुपए का आता है या फिर 10 रुपए का आता है। तो दोनों में अच्छा कौन सा है? सभी लड़कियों को पता होगा 1 रुपए का जो पार्ले जी का आता है, और जब 10 रुपए का आप तो छोटा आता है, कम से कम आपको 80 रुपए का लेना होता है अच्छे वाला। तो इसमें दोनों में अच्छा कौन सा है? तो आप सीधा कहोगे डेयरी मिल्क जो है कैडबरी का वो अच्छा है, लेकिन पार्ले का खराब है।
उसी प्रकार से विद्यार्थी केंद्रित क्या है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, और शिक्षक केंद्रित क्या है, 1 रुपए का पार्ले जी का चॉकलेट है। तो खा तो आप दोनों सकते हो चॉकलेट, लेकिन अच्छा कौन सा लगता है, उसी को वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि विद्यार्थी केंद्रित अच्छा होता है शिक्षक केंद्रित के जगह पर, लेकिन दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं और दोनों का प्रयोग होता ही है। और शिक्षक केंद्रित पद्धति का कहाँ प्रयोग होता है, खास करके कला शाखा में। व्याख्यान पद्धति का कहाँ पर प्रयोग होता है, कला शाखा, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य की क्लासेस जो देखिए व्याख्यान पद्धति से होती है ज्यादातर। अगर एमए की क्लास देखिए आप, या फिर बीएड की देखिए, बीए की क्लास देखिए, तो ये क्या होती है, व्याख्यान पद्धति पर आधारित होती है। लेकिन विज्ञान की क्लासेस जितनी होती है, विज्ञान की या फिर गणित की, वो क्या होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है और व्याख्यान पद्धति उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। मैथ में हम व्याख्यान नहीं दे सकते, उसे उसके लिए ब्लैक बोर्ड लगता ही है उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दोनों बात समझ गए आप? ठीक है रेखा जी, समझ गए? शिव जी नमस्ते, नए स्टूडेंट जुड़े हैं आज क्लास में। शिव जी नमस्ते। तो हमने ये पढ़ा, इसके आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी केंद्रित विधियों में निम्नलिखित प्रकार है। तो अभी तक जो है हमने शिक्षक केंद्रित पढ़े थे, अभी विद्यार्थी केंद्रित विधियां हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेरिस्टिक, जिसे अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक कहा जाता है, हेरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, शोध, अन्वेषण, गवेषणा, शोध करना, रिसर्च करना, इन सभी का अर्थ एक ही है, शोध। अभी जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा भी है, तो ये शब्द आपको याद रखना है, अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना। ठीक है, अगर किसी को वीडियो रुका हुआ लग रहा है तो क्लास कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। यहां से मैं देख पा रहा हूं प्रॉब्लम नहीं है। शायद स्नेहा जी आप जरा कमेंट कीजिए, आपकी क्लास चल रही है ठीक से? जो बाकी स्टूडेंट है लाइव, एक बार कमेंट कीजिए सभी की क्लास ठीक चल रही है। शायद एक दो स्टूडेंट का नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूं कि यहाँ पर तो कोई लाइव में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर किसी को समस्या है तो एक बार वो कक्षा को काट कर जो है फिर से ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब को जो है क्लीन कीजिए आप फोन से, और फिर से जो है ऐप को लॉन्च करके क्लास में आ जाइए, तो समस्या नहीं होगी। और दूसरा ये कि आप जो क्वालिटी है उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर एचडी क्वालिटी है ना, उसको कम करके आप जो है डाटा सेवर पर डाल सकते हैं, या फिर ऑटो एक होता है, रिकमेंडेड होता है हमेशा, ऑटो पर डाल सकते हैं। जिनका नेटवर्क खराब छोटा कम चल रहा है वो ऑटो पर डाल दे वीडियो को, जिससे आपको ठीक से दिखाई देगा। तो इसमें हमने बताया कि अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, शोध, खोजना। तो इस विधि के प्रमुख प्रवर्तक ब्रिटिश रसायन शास्त्री यानी कि केमिस्ट्री जो विषय होता है उसे हम हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। तो ब्रिटिश क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन एक आता है, यूके में 3 देश आते हैं, आपको पता होने से यूके एक देश नहीं है, 3 देशों का समूह है। ठीक है, तो ब्रिटिश के रसायन शास्त्री यानी कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्या है इसके प्रवर्तक, किसके, हेरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, इन दोनों के। इसे अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में, यहाँ पर है ह्यूरिस्टिक। अंग्रेजी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा ह्यूरिस्टिको से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं। इसका क्या अर्थ होता है, ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूं, यानी कि आप शोध करते हो, आप रिसर्च करते हो। उसी से जो है अन्वेषण विधि बनी है, ह्यूरिस्टिक विधि बनी है, किससे, शोध से। इसका संबंध क्या है, इसको आसान भाषा में क्या कीजिए, इसको सबको काटकर आपको याद रखना है, इस विधि का नाम क्या है, शोध विधि। इसको आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं, शोध विधि।
ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि को हम क्या कह सकते हैं, सरल भाषा में शोध विधि, क्योंकि अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, शोधना। और ये शब्द किससे बना है, ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूं। अगर इसे हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए, अनुवाद किया जाए ह्यूरिस्टिको का, तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूं। यही वाक्य इस विधि का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु क्या है कि शोध करना, खोजना ही इसका केंद्र बिंदु है इस विधि का। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने तथा खोज करने का अवसर दिया जाता है। अंततः इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। तो क्या है इसका दूसरा नाम क्या है, स्वयं ज्ञान विधि। स्वयं ज्ञान विधि यानी खुद खोज कर जो है ज्ञान प्राप्त करना। इसमें टीचर आपका कोई सहायता नहीं करेगा, आप खुद जाकर जो है खोजोगे। जैसे मैंने कहा कि कल जो है पृथ्वीराज राजसो, जो हमारा पृथ्वीराज राजसो है उसमें रेवा तट है, उसकी जो भी पंक्तियां है जो है, आप जो है लाइब्रेरी जाइए, खोजिए, निकालिए, उसे लिखिए और उसका अर्थ मुझे लेकर आइए। तो ये ऐसा अगर मैं आपको काम दूं तो आप क्या करोगे, एक तो आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाओगे, वहां पर देखोगे रेवा तट है या नहीं, पृथ्वीराज राजसो चंद्रपदाई का, वहां पर देखोगे, उसे किताब को निकालोगे, वहां से रेवा तट जो सर को निकालोगे और वहां से जो है पंक्तियां उठाओगे, उसके अर्थ निकालकर आप जो दूसरे दिन लेकर आओगे। तो इसे क्या कहते हैं, इस सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, शोध विधि या फिर स्वयं ज्ञान विधि। इसमें क्या है, आप खुद जाकर खुद से खोज की, आपने खुद से रिसर्च की कि कहां पर क्या है, और खुद से उसको लिखा, खुद से उसका अर्थ निकाले, खुद से उसका अनुवाद किया हिंदी में, खड़ी बोली में, और दूसरे दिन लेकर आए। तो इस प्रकार का अगर आप कार्य करते हो तो उसको क्या कहेंगे हम, अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक। ये इसे हिंदी में क्या किया गया, उसका अनुवाद हेरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि। और इसका दूसरा नाम क्या है, अंततः इसे स्वयं ज्ञान का विधि भी कह सकते हैं। विद्यार्थी इस विधि में एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके द्वारा उनमें निरीक्षण व तर्क क्षमता का विकास होता है। वे स्वयं कार्य करने से पूर्व चिंतन करते हैं, जिससे उनमें स्वनिर्भरता का विकास होता है। इस विधि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है। इस विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो अगर आपको पेपर में अगर ह्यूरिस्टिक शब्द आए या फिर हेरिस्टिक ऐसा शब्द आए या फिर अन्वेषण शब्द आए, तो ये क्या है, एक ही है। तो ये ऐसा हमेशा हिंदी लोगों के साथ किया जाता है फर्स्ट पेपर में, कि फर्स्ट पेपर में आपने अगर सूचना पढ़ी हो, सबसे पहले सूचना आती है जब भी आप पीसी में लॉगिन करते हो ना, फर्स्ट पेपर की बात बता रहा हूं मैं आपको। जब आप पीसी में लॉगिन करते हो तो वहां पर सबसे पहले कुछ सूचनाएं आती है। उसमें एक सूचना ऐसी होती है कि इस पेपर में अगर कोई गलतियां हो अनुवाद में तो क्या माना जाएगा, अंग्रेजी को ही प्रामाणिक माना जाएगा, अंग्रेजी को ही सही माना जाएगा। यानी कि अंग्रेजी में जो लिखा होगा वहां पर उसी को जो सही माना जाएगा। अगर अंग्रेजी का अनुवाद वहां पर हिंदी में गलत किया हुआ उन्होंने तो उसे वो ग्राह्य नहीं धरेंगे। इसलिए आपको कभी भी पेपर पढ़ते हुए थोड़ा अंग्रेजी को ही पढ़ना होगा। तो पिछला पेपर हुआ था वहां पर भी जो है ऑप्शन में हिंदी ऑप्शन में हमेशा कुछ ना कुछ गलती होती है। हर 50 प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न निकलता है जिसमें अंग्रेजी का ऑप्शन अलग होते हैं और हिंदी का ऑप्शन अलग हो जाते हैं। एक तो वो टाइप ठीक से नहीं करते, अनुवाद ठीक से नहीं करते। अनुवाद ऐसा होता है जो है गूगल ट्रांसलेट भी उससे अच्छा अनुवाद कर ले, ऐसे अनुवाद तो वो करते हैं। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा जो है एक बार चेक कर लेना है। कभी आपको डाउट हो क्वेश्चन पर कि इसके ऑप्शन कुछ अटपटे लग रहे हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, तो एक बार आपको अंग्रेजी का भी देख लेना है। तो अंग्रेजी के शब्द कभी कभी क्या है, ठीक डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक ये जो शब्द है इसका हिंदी अनुवाद है ही नहीं, तो डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक लिखा हुआ आ सकता है हिंदी में, ह्यूरिस्टिक विधि समझाइए, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि किससे संदर्भित है, तो विद्यार्थी केंद्रित है। ये ऐसे बातें आ सकती है। उसके प्रवर्तक कौन है, ब्रिटेन के रसायन शास्त्री H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। मुझे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है, इनको ये पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपको, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, उसको ब्रैकेट में लिखिए शोध विधि। और इसके प्रवर्तक कौन है, ब्रिटेन के रसायन शास्त्री H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये किससे संदर्भित है, विद्यार्थी केंद्रित विधि से संदर्भित है। इसमें क्या है, विद्यार्थी स्वयं जाकर खोजता है। ये विधि कब काम आती है, खास करके हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जो PhD जब आप करते हो
जब आप पीएचडी करते हो तब इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की हो या फिर आजकल की मॉडर्न स्कूल जो इंग्लिश स्कूल है जिनकी फीस 2-2 लाख रुपए होती है, उनमें जो है छोटे छोटे बच्चों को भी ये काम दिया जाता है, एनिमेशन विधि से उनको पढ़ाया जाता है, उनको असाइनमेंट दी जाती है बड़ी बड़ी। साइंस के प्रोजेक्ट आजकल के 5वीं 6ठी क्लास के जो साइंस के प्रोजेक्ट देखिए, आजकल के जो हम हमारे इस जमाने में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे उनसे बढ़कर जो है आजकल के छोटे बच्चे साइंस प्रोजेक्ट करते हैं क्लास में ही। बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाना, एप्स बनाना, ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो अगर अच्छी स्कूल में पढ़ोगे तो ये आपके साथ कब होगा, 6ठी 7वीं क्लास में ही आपके साथ ये काम हो जाएगा। लेकिन आप अगर छोटे गांव से है या फिर आपने आर्ट्स लिया है तो आपको ये कब मिलेगा, जब आप पीएचडी करोगे तब आपको ये काम मिलेगा। कौन सा एनिमेशन विधि का प्रयोग तब करोगे, उससे पहले आपका होगा नहीं। तो उससे पहले आप नकल करके पास हो जाते थे, ठीक है, नकल करके आप पास हो जाते थे उससे पहले, तो वहां पर आपको इस विधि का प्रयोग करने का समय नहीं मिला। तो इसमें कोई डाउट है किसी को एनिमेशन विधि में? एनिमेशन विधि इतना ही है कि विद्यार्थी स्वयं जाकर जो खोजता है और ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हम असाइनमेंट देते हैं या फिर प्रोजेक्ट देते हैं ना, जब आप एमए बीए में आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया जाता है, या फिर पीएचडी में जब आप रिसर्च करते हो तो आपको किसी किताब से छापना नहीं होता, खुद से लिखना होता है। तब इस एनिमेशन विधि का प्रयोग होता है। तब आप ग्रंथ उठाओगे, संदर्भ ग्रंथ उठाओगे, उसे पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, चिंतन। यहाँ पर शब्द आया है चिंतन। चिंतन कौन सी अवस्था हमारी? तीसरी अवस्था है, सबसे अंतिम, सबसे उच्च कोटि की अवस्था। पहले हमारे क्या होते, स्मृति, फिर बोध, और बोध के बाद चिंतन। इसमें कौन सा स्तर है हमारा एनिमेशन में? चिंतन स्तर। क्योंकि एनिमेशन जहां पर शब्द आएगा, शोध शब्द का संबंध किससे? शोध इज इक्वल टू चिंतन, ये आपको याद रखना है। शोध जहां पर शब्द आएगा वहां पर चिंतन शब्द ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चिंतन स्तर आपका आ जाएगा। एनिमेशन शब्द जहां आएगा वहां पर आपका कौन सा स्तर होगा समझने का? चिंतन स्तर होगा। इन दोनों को जोड़ना ही है आपको, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे, यानी एनिमेशन आ गया तो चिंतन आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? स्वनिर्भरता, स्वनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर होना, स्वनिर्भरता का विकास होता है। इस विधि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, और इससे क्या है, मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन होता है। मौलिक चिंतन क्यों है? क्योंकि वहां पर जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें जो भी लिखा होगा वो आपका खुद का होगा। जब खुद का होता है उसे क्या कहते हैं हम? मौलिक कहते हैं। अगर किसी बात को आप खुद लिखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। जैसे मौलिक रचनाएं होती है हमारे हिंदी साहित्य में, जो खुद से लिखी जाती है, जिसमें अनुवाद नहीं है या फिर किसी से चोरी नहीं की, तो उसे मौलिक कहा जाता है। तो मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है। इस विधि को एनिमेशन विधि भी कहते हैं। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं, आसान सी बात है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं है? क्लास ठीक से चल रही है? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, क्लास ठीक से चल रही है। अगर ठीक से चल रही है तो सभी लोग हाँ कमेंट कीजिए जल्दी। क्लास अगर ठीक से चल रही है, आपको लाइव क्लास में कोई आवाज ब्रेक नहीं हो रही या फिर वीडियो ब्रेक नहीं हो रहा, तो एक बार हाँ हाँ कमेंट कीजिए। जितने स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट जो है एक बार हाँ हाँ जो है कमेंट कीजिए। सीमा जी का आ गया हाँ, यानी कि ठीक चल रहा है। बाकी स्टूडेंट भी जो है हाँ, तो देवराज जी ने भी किया है कि ठीक से चल रही है क्लास। मनीष जी, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। हम टीचिंग एप्टीट्यूड को डिटेल से पढ़ रहे हैं, एक भी पॉइंट जो हम छोड़ नहीं रहे, इसलिए जो है शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं वही सारी बातों को छोड़ देते हैं, और फिर ये बातें परीक्षा में आ जाती है, फिर स्टूडेंट को लगता है कि कहाँ से आ गए। तो इसलिए हम जो है लंबी क्लासेस लेते हैं और एक एक यूनिट को जो है हम डिटेल में पढ़े, जिससे क्या है कि आपको कहीं पर दूसरी जगह पर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास जो है हमने जैसे ही पहली क्लास में हमने कहा था, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को भी हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी एक शब्द को भी जो है हमें छोड़ना नहीं है। तो ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक जो है अंग्रेजी नाम है, ह्यूरिस्टिक विधि को हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शोध, एनिमेशन। ह्यूरिस्टिक का हिंदी में अनुवाद क्या है? शोध। एनिमेशन से भी जो है कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं शोध लिख रहा हूं, शोध विधि।
तो ये विधि कौन सी है? शोध विधि है। और ये विधि हम कब प्रयोग करते हैं? खास करके हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट पीएचडी में इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि को समझने के लिए आप समझिए कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो चुका है और आपको जो है आपका थीसिस लिखना है या फिर आपको सिनॉप्सिस लिखना है। तो उस नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को समझिए तो ठीक से समझ आएगा। यह शिक्षण विधि विद्यार्थी मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये विधि किस पर आधारित है? विद्यार्थी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। विज्ञान और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करके उन्हें तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाना। तो आपको आलोचना का अर्थ पता है। आलोचना का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु का, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी जिस पर आप आलोचना कर रहे हो उसका अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष, यानी कि आपको उसमें गुण और दोष इन दोनों को अगर आप लिखते हो तो उसे क्या कहते हैं? आलोचना। किसी रचना के अगर आप गुण और दोष दोनों निकालते हो तो उसे आलोचना कहते हैं। केवल गुण निकालना क्या कहलाता है? स्तुति कहलाती है। और केवल दोष निकालना क्या कहलाता है? बुराई करना। तो आलोचना का अर्थ नहीं है कि केवल बुराई करो, दोष निकालो। अगर आपने किसी रचना की केवल उसमें दोष निकाले हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उस रचना की आलोचना की है। ठीक है, जब तक आप उसमें गुण और दोष दोनों को नहीं रखेंगे तब तक उसे आलोचना नहीं कहा जा सकता। तो आप जब भी आप रिसर्च करते हो, पीएचडी करते हो, तो पीएचडी में किसी भी ग्रंथ, अगर आपने किसी उदाहरण के लिए किसी एक कवि को लिया है, जैसे नागार्जुन को लिया है, तुलसीदास को लिया है, महादेव वर्मा को लिया है, निराला को, किसी को भी एक को लिया है, तो उनके काव्य में क्या गुण है और क्या दोष है, व्याकरणिक त्रुटियां क्या है, ये सारी अगर आप लिखोगे अपनी रिसर्च में तो ही वो आलोचना कहलाएगी, वरना वो कचरा है, किसी काम का नहीं, अगर आप उसमें सिर्फ स्तुति करते हो या फिर सिर्फ दोष निकालते हो। तो ये आलोचनात्मक प्रवृत्ति विकास कब होता है? आपका ह्यूरिस्टिक विधि में। ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि शोध विधि, अन्वेषण विधि, गवेषणा, ये सारे शब्द जो शोध से मिले हुए हैं। तो इसको याद रखकर आपको क्या करना है? इसे समझना है कि वैज्ञानिक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करके उन्हें तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। कौन सी? ह्यूरिस्टिक विधि। तो तर्क करना यानी कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी जब समझ आती है तो उसे कहते हैं तर्क करना। विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से कैसे सीखते हैं? क्योंकि इसमें शिक्षक का रोल होता ही नहीं, शिक्षक यहाँ पर होता ही नहीं। शिक्षक क्या है? शिक्षक यहाँ पर होता नहीं है, शिक्षक अलग होता है। इसमें जो भी कार्य करना है आपको खुद को करना है। शिक्षक कभी कभी सहायक के रूप में आएगा, फिर मार्गदर्शन के रूप में आएगा, लेकिन आपको कोई किताब प्रोवाइड नहीं करेगा, ये देखो यहाँ से कॉपी करके लिख लो, ऐसा शिक्षक नहीं करेगा। आपको खुद को निकालना होगा, खुद को जाना होगा लाइब्रेरी, खुद से नोट्स निकालने होंगे, खुद से जो है नए सिद्धांत गढ़ने होंगे, खुद से आलोचना करनी होगी। तो इससे क्या होगा? विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव होगा और उस अनुभव से वो सीखेगा। फिर परिश्रम की आदत का विकास होता है इसमें, क्योंकि रिसर्च करना आसान बात नहीं है, सबसे मुश्किल होता है। और आज देखिए भारत में जितने भी पीएचडी हो रही है उसमें जो है लगभग मान के चलिए 80% जो है कॉपी पेस्ट चल रहा है काम। इसलिए इंडिया का रिसर्च इतना नीचे है दुनिया की रिसर्च से। हमारी रैंकिंग पूरी दुनिया में देखिए कितनी तेजी से नीचे गिर रही है, हर साल गिर रही है, ऊपर नहीं जा रहे हम। इसलिए हमारे जो भी यहाँ के इंडिया के जो भी अमीर लोग होते हैं उनके बेटे कहाँ पर पढ़ते हैं? अमेरिका में पढ़ते हैं, इंग्लैंड में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं वहां पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ते? मुंबई यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ पर रिसर्च की क्वालिटी दिन ब दिन घटती जा रही है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो ये यहाँ पर भले आप देखिए ह्यूरिस्टिक विधि में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्या करते, वहां पर भी कॉपी पेस्ट लाकर खड़ा कर देते। पीएचडी भी बहुत लोगों की ऐसी पीएचडी, अगर आप शोध गंगा पर जाओगे, शोध गंगा और शोध गंगोत्री 2 वेबसाइट है हमारी, गवर्नमेंट ने निकाली हुई, जहां पर पीएचडी के जो है थीसिस आपको मिलते हैं फ्री में। तो वहां पर जाइए, हिंदी डालिए, हिंदी डिपार्टमेंट डालिए और वहां पर देखिए, हिंदी डिपार्टमेंट डालिए और वहां पर देखिए कॉन्ट्रीब्यूट, जितने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया है तो पुणे यूनिवर्सिटी ने किया है। वहां पर आप देखिए पुणे ने
रिसर्च में काफी अच्छा काम किया है इंडिया में। अगर आप शोध गंगा पर जाकर देखोगे तो वहां पर पुणे यूनिवर्सिटी का नाम आपको ऊपर दिखाई देगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा थीसिस जमा किए हैं। पुणे यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटी अलग है जो कि सबसे ज्यादा थीसिस जमा करती है शोध गंगा पर। तो वहां पर जाइए, हिंदी डिपार्टमेंट सर्च कीजिए और वहां पर जाकर किसी एक स्टूडेंट का जो है थीसिस उठाकर देखिए और फिर उसको जो है देखिए और फिर गूगल विकिपीडिया पर जाइए। विकिपीडिया पर भी आपको वही परिचय मिलेगा लेखक का जो परिचय जो थीसिस लिखने वाले स्टूडेंट ने लिखा है। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर रिसर्च का काम चल रहा है इंडिया में। तो ये होना नहीं चाहिए क्या? अगर ये होगा तो उसे ह्यूरिस्टिक विधि कहेंगे क्या हम? भले वो पीएचडी में है, भले सामने कह रहा है लोगों को कि मैंने रिसर्च किया है, लेकिन वो है ही नहीं, वो क्या है, कॉपी पेस्ट है। तो इस विधि में भी जो है कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो उस काम को जो है हमें कम करना चाहिए। कम से कम मैं मानता हूं कि आप जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो है इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान न दिए जाने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध मधुर होते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक ध्यान कैसे देता है? एज अ गाइड देता है, मार्गदर्शक। तो इससे क्या होता है? दोनों में मधुर संबंध होते हैं, क्योंकि आप ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग कर रहे हो तो आप जो है प्रश्न पूछोगे, क्योंकि आप शोध कर रहे हो, तब आप सबसे ज्यादा सक्रिय होते हो। तो सक्रिय होते हो तो आप बार बार शिक्षक के पास जाते हो, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि आपको खुद को लिखना है। तो अगर आप कोई एक शब्द लिखते हो तो उसका आपको अर्थ पूरा पता होना चाहिए। इसलिए जो है शिक्षक और विद्यार्थी के पीएचडी के समय काफी अच्छे संबंध बन जाते हैं और काफी बार बार शिक्षक के पास जाता है, बार बार पूछता है। इससे क्या है, मधुर संबंध होते हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रयोग किया जाए। अगर वही व्याख्यान पद्धति अगर हम प्रयोग करेंगे तो टीचर वहां पर बताता रहेगा, विद्यार्थी यहाँ पर सोता रहेगा, उसे पता भी नहीं टीचर का नाम क्या है। टीचर आया और टीचर चला गया, उसे पता भी नहीं, क्लास होगा, क्लास खत्म भी हो गया। तो ये विद्यार्थी केंद्रित और शिक्षक केंद्रित में अंतर है, कितना बड़ा अंतर हो जाता है। क्रिया द्वारा सीखने से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। क्रिया यानी कि एक्शन द्वारा सीखना, यानी करके सीखना इसे कहा जाता है। इससे क्या आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप खुद से अगर कोई रिसर्च टॉपिक लिख कर लाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है और आपका उसमें नॉलेज भी काफी गहरा होता है। अगर आपने लिखा हुआ रिसर्च सिनॉप्सिस का अगर मैं उसमें से आपको प्रश्न पूछूं, अगर पूरी ईमानदारी से आपने अगर लिखा हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आत्मनिर्भर होकर, क्योंकि वो आत्मनिर्भर होकर आपने लिखा है और आप में आत्मविश्वास आएगा। अगर उसमें से कोई भी एक प्रश्न पूछूं तो आप उत्तर दोगे कि ये लाइन मैंने इस कारण से लिखी, ये लाइन मैंने यहाँ से ली है, इस ग्रंथ से ली है। अगर वहीं पर अगर आप अटक जाते हो तो पता चल जाता है आपने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि के दोष, यानी कि शोध विधि के दोष। इस विधि में शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है। धीमी गति से क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी को खुद जाकर जो है लाइब्रेरी से एक तथ्य निकालने होते हैं और खुद से लिखना होता है। उसके पास कोई गाइड नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है फिक्स इसका। इसलिए क्या धीमी गति से चलता है। इसलिए देखते हैं आप पीएचडी के लिए 5 साल, कभी कभी 8 साल भी लग जाते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि खुद से लिखना है तो मुश्किल पड़ता है उन्हें लिखने के लिए, जिसके कारण पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। तो पाठ्यक्रम क्या है, पूर्ण नहीं होता। अगर हमने आपको कोई रिसर्च वाला टॉपिक दिया कि आप शोध करके लाओ, वो ही आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम में आप प्रश्न नहीं लेंगे, एग्जाम में हम क्या लेंगे, आपको एक प्रोजेक्ट देंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट सबमिट करने में विद्यार्थी 6 महीने लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता। इस विधि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व प्रखर मेधावी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो ये एक है शिक्षित होना और दूसरा है प्रशिक्षित, यानी कि उनको ट्रेन करना। प्रशिक्षित का अर्थ होता है ट्रेनिंग देना, ट्रेन हुए, जो ट्रेनिंग पाकर आए हुए शिक्षक है उन्हें, और वो जो प्रखर मेधावी है, यानी कि जो शिक्षक जो है स्मार्ट है, जो एक्टिव है, जो हमेशा अप टू डेट रहते हैं, इस प्रकार के अगर टीचर होंगे तो ही ये मेथड यूज किया जा सकता है। अगर ऐसे टीचर है कि वो ऐसे ही आ गए हैं सरकारी नौकरी में, पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं, आ गए ऐसे ही बोलकर व्याख्यान विधि प्रयोग करके निकल जाते हैं, उनके लिए काम आएगा नहीं, वो दे भी नहीं पाएंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि उनको खुद को नहीं आता तो कैसे देंगे प्रोजेक्ट।
तो इसके लिए कौन से शिक्षक चाहिए हमें? प्रशिक्षित और प्रखर मेधावी शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो ये दोष है, क्योंकि प्रशिक्षित और प्रखर मेधावी शिक्षक जो भारत में बहुत कम है। ये फैक्ट है, ये शोकांतिका है हमारे देश की, कि हमारे देश में जो है मेधावी शिक्षक जो है आपको अच्छे कॉलेज में दिखाई नहीं देती। वो कहाँ पर होते? वो होते प्राइवेट में, प्राइवेट कोचिंग में। ठीक है, शिक्षा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट देना, उनको सबमिट करवाना, उनको चेक करना, ये सब उसके लिए टाइम लगता है। इसलिए कम स्टूडेंट हो तो ये किया जा सकता है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तथ्यों की खोज में ही बहुत अधिक समय लग जाता है। तो हमारा समय किस में चला जाता है? कि फैक्ट ढूंढने हैं, हमें ग्रंथ ढूंढने हैं, हमें क्या है, इसके संदर्भ ग्रंथ ढूंढने, इसमें हमारा जो पूरा समय ज्यादा चला जाता है, और अर्जित ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाती हमारी। छोटी आयु व छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी है। तो ये क्योंकि इसमें कौन सा स्तर होता है? चिंतन स्तर। इसमें कौन सा स्तर होता है? चिंतन। और आपको पता है छोटी कक्षाओं में कौन सा स्तर होता है? उनका स्मृति स्तर होता है। उनका कौन सा होता है? स्मृति। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों का स्तर क्या होता है? स्मृति का। तो ये काम किसका है? चिंतन स्तर का, यानी कि ये काम है एमए बीए के स्टूडेंट का, इसलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए कारगर नहीं है, अनुपयोगी है। इस विधि के आधार पर पाठ्यपुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने के कारण शिक्षक को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, जिसके लिए उनमें पर्याप्त उत्साह नहीं रहता। ये बात भी काफी सही है, क्योंकि हम रिसर्च करें तो रिसर्च की किताबें बाजार में आपको उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि आपको मौलिक करना है। आज से पहले लिखा नहीं गया उसे ही मौलिक कहा जाता है, और रिसर्च में मौलिकता होती है। तो जो भी पीएचडी होती है, हर पीएचडी के स्टूडेंट का जो भी लिखा हुआ अपना थीसिस होता है, वो थीसिस जो है इससे पहले इस पूरी दुनिया में कभी लिखा नहीं गया होता, वरना उसे जो डॉक्टर जो पदवी नहीं मिलती, तब तक पास नहीं हो पाता, उसे फेल किया जाता है अगर कॉपी पकड़ी जाए उसकी। और वैसे भी हम मशीन में डाल देते हैं, स्कैन हो जाता है, कहाँ कहाँ पर कितनी कॉपी हुए पता चल जाता है, लेकिन लोग छोड़ देते हैं। ये बात है। इस विधि में प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें प्रयोगात्मक कार्यों में यह विधि निर्णयात्मक निर्माणात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं। इससे क्या होता है? निर्माण होता है इसका, विद्यार्थी का चिंतन स्तर बढ़ता है, उससे क्या होगा? उसका निर्माण होगा, चिंतन स्तर बढ़ता है, उसका कौशल्य बढ़ता है, स्किल बढ़ती है बोलने की, लिखने की और सोचने की। तो ये विधि क्या है? निर्णयात्मक विधि है, प्रयोगात्मक नहीं। लेकिन बल किस पर दिया जाता है? प्रयोगात्मक पर। इसमें इसके बाद की विधि है प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि। जैसे कि आपको मिलते हैं प्रोजेक्ट कक्षाओं में, वही है प्रोजेक्ट, जिसे प्रयोजन कहा जाता है। यह विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है। इससे पहले भी जॉन डेवी का नाम आ गया था। कहां पर आया था? जल्दी कमेंट कीजिए। जॉन डेवी का कौन सा है? अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा जॉन डेवी का क्या है, और क्या पढ़ा हमने जॉन डेवी के बारे में? कौन सी स्टोरी लीक नहीं होती? तो हमने कहा पढ़ा था जॉन डेवी का नाम? जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर पीछे आपको दिखाता हूँ जॉन डेवी का नाम, पहले यहाँ पर हमने पढ़ा है, सभी का ध्यान है ही नहीं। यहाँ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी ने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। तो कहां पर आया था? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में जॉन डेवी का नाम आया था। और फिर से यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि में भी उनका नाम आया है। देखिए, यह विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजन विधि। और उन्होंने किसका समर्थन किया था? विद्यार्थी केंद्रित विधियों का। जॉन डेवी ने, यूएस के है वो मनोवैज्ञानिक, ठीक है। परंतु प्रयोग के आधार पर इसे
विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? किलपोर्ट्रिक किलपोर्ट्रिक जो है इनको जाता है। इस शिक्षण विधि में एक सुनिश्चित योजना बनाकर शिक्षा दी जाती है। यह विधि अधिगम के समस्त नियमों का अनुसरण करती है। किलपोर्ट्रिक प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि क्या है? इसे एक उद्देश्यपूर्ण कार्य, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट जब आपको दिया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे आपको प्रोजेक्ट दिया जाए कि समाजशास्त्र का एक प्रोजेक्ट समझिए कि आपको एक गांव में जाना है और वहां पर कितने लोग साक्षर है और कितने निरक्षर है, ये आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि आपको पता लगाना है कि इस गांव में कितने साक्षर है। फिर आप अंत में जब आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 50% जो है साक्षर है और उतने ही जो है निरक्षर है, या फिर कह सकते हैं कि 40% साक्षर है और 60% साक्षर नहीं है। इसमें आप फिर वर्गीकरण करोगे कि स्त्रियां कितने साक्षर है, तो वहां पर आप बताओगे कि 30% साक्षर है, बाकी की निरक्षर है। फिर विद्यार्थी जो नए है वो कितने साक्षर है। इस प्रकार का पूरा आपको प्रोजेक्ट दिया जाए तो उसका उद्देश्य क्या है कि हमें उस गांव के साक्षर लोग कितने हैं और निरक्षर लोग कितने हैं ये पता लगाना है। अगर उसे और डिटेल किया जाए तो हम उसमें कैटेगरी करवा सकते हैं कि उसमें किस जाति के लोग ज्यादा साक्षर है और किस जाति के लोग कम साक्षर है। इससे क्या होगा, हमें स्कीम लगाने में भारत जो स्कीम देता है वो उससे अलग अलग जातियों जनजातियों के लिए, तो वो स्कीम लगाने पर जो है हमें फायदा मिलेगा। यहाँ से डाटा हम संकलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रिसर्च होती है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो उसका क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जिसे सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया एक गांव का सामाजिक वातावरण है, इसमें जो है इसको पूरा किया गया, जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी व्याख्या क्या है, स्टीवेंशन। इनकी व्याख्या, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट में एक समस्या होती है, कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक दिशाओं में किया जाता है। जैसे हमारे पास समस्या क्या है, साक्षर और निरक्षर की समस्या है, देश में निरक्षरता की समस्या हमारे देश में है। तो ये क्या है, ये समस्या होगी और उसका समस्या का निदान कैसे होगा, उसका उपाय कैसे होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे देश में कितने लोग निरक्षर है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि उसमें पुरुष कितने निरक्षर है, स्त्रियां कितने निरक्षर है, किस वर्ण के लोग कितने निरक्षर है। उसके बिहाफ पर जो है सरकार जो है नए कायदे लाएगी, नई स्कीम लाएगी, जिससे जो है जो आप देखें गांव में रात के स्कूल चलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग है उनके लिए, या फिर स्त्रियों के लिए जो है अलग से स्कूल खोले जाते हैं, जिससे वो जब उनका काम खत्म हो जाता है घर का सबका, तो शाम को रात को जो पढ़ सके। ये सारी स्कीम हम लागू कर सकते हैं। किससे, अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट किस पर आधारित होता है, समस्या मूलक कार्य है। किसी एक समस्या को लिया जाता है, उसके समाधान के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि के चरण यानी कि स्टेप्स, सीढ़ियां, सोपान, जो कहना हो आप कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के चरण क्या है, तो ये निम्नलिखित चरण है प्रोजेक्ट विधि के। परिस्थिति समस्या का निर्माण करना। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट से पहले हम क्या लेते हैं, समस्या का चयन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो समस्या लेते हैं, उसका समस्या का निर्माण करना, यानी कि समस्या यहाँ पर क्या है, जैसे हमने उदाहरण लिया निरक्षर की समस्या है। ये क्या है, निर्माण होके है। परिस्थिति क्या है कि निरक्षर देश में जो निरक्षर है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, या गरीबी की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि भारत में गरीबी की, बेरोजगारी की संख्या जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, परिस्थिति है हमारी। सद्य परिस्थिति क्या है, जो है साक्षरता का प्रमाण नहीं है, निरक्षरता का प्रमाण है ये स्थिति, या फिर गरीबी की स्थिति है, बेरोजगारी की परिस्थिति है। इसे हमने चुना। फिर उसके बाद हम चयन करेंगे, योजना बनाएंगे। क्या योजना बनाएंगे कि हम इस पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे हम, कि एक गांव को चयन करेंगे। हमारे पूरे भारत में से एक गांव को हमने सिलेक्ट किया और उसमें योजना बनाई कि इस गांव में जाएंगे और इस गांव के सारे पुरुष महिला कितने साक्षर है, कितने निरक्षर है, इसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद योजना का निर्माण करना। पहले चयन किया आपने योजना का, फिर उसका निर्माण किया आपने, किस प्रकार से ये सारी योजनाएं होंगी, तो कौन कहां पर जाएगा, कितना डाटा कलेक्ट करना है, उसमें कौन सी पद्धति लेनी है,
यानी कि एक दो सैंपलिंग लेना है, यानी कि पूरे गांव की तो नहीं लेनी, उससे क्या है सैंपलिंग करते हैं हम कि एक यहाँ एक जो पूरब की ले ली, एक पश्चिम की ले ली, एक उत्तर की ले ली, एक दक्षिण की, कुछ घरों की ले ली, पूरे गांव के लिए ले, हमने सैंपल इकट्ठा किया, उससे भी निर्णय ले सकते हैं, या फिर हम पूरे गांव को भी ले सकते हैं। तो वो सारा जो है चयन कर लेते हैं हम, पहले चयन करना, फिर निर्माण करना, और फिर उसके बाद योजना को पूर्ण करना यानी कि रिजल्ट निकालना कि उसमें कितने 30% साक्षर है महिला, 40% जो पुरुष साक्षर है, और जो नए बालक है उनमें जो 60% जो साक्षर है। ऐसा अगर हमने निकाल लिया, फिर उसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी अगर निकाला कि किस वर्ण के विद्यार्थी ज्यादा पढ़ रहे हैं, कि जिससे क्या है स्कीम देने में सरकार को मदद मिलेगी। इस प्रकार से जो है हम योजना को पूर्ण करते हैं, फिर योजना का परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं अंत में। इस प्रकार से प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होता है कोई भी। अभी प्रोजेक्ट विधि के गुण, इसमें क्या गुण है, यह अधिगम करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें आपको फील्ड पर जाना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, इसके उत्तर आपको किसी गाइड में नहीं मिलते, इसलिए आपको करना ही पड़ता है, करके सीखना, कि वहां पर आपको जाना होगा गांव में, वहां पर सभी के घर के दरवाजे खटखटाने होंगे और पूछना होगा कि आपके घर में कितने साक्षर है, कितने निरक्षर है। इसे क्या कहते हैं, करके सीखना। यह विधि विद्यार्थियों की सहभागिता को इष्टतम बनाती है। इष्ट यानी कि इच्छित, जो हमें इच्छित है कि जिस प्रकार से विद्यार्थी पढ़ने चाहिए, तो ये इष्टतम बनाता है। ये विधि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। इस विधि में शिक्षण के प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाहित होते हैं। यह सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित है। प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। प्रजातांत्रिक यानी कि लोकशाही, जो कि भारत में है। ठीक है। कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अधिगम के अवसर प्रदान करती है। तो अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है तो भी वो प्रोजेक्ट करते हुए जो अपनी जो स्किल को डेवलप कर पाता है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। इसमें क्या है, आपको फील्ड का ज्ञान होगा, और जो वातावरण, वो जो समाज से ज्ञान प्राप्त होता है, वो किताबों से कभी नहीं हो पाता। तो इससे जो ज्ञान प्राप्ति होती है, अलग प्रकार के ज्ञान, फील्ड वर्क भी आपको जो मिल जाता है, किस प्रकार से आपको चिंतन स्तर भी आपका इसमें बढ़ जाता है, ये सारी बातें इसमें आएगी। ये विधि विषय के चयन और रचनात्मक चिंतन में भी सहायक होती है। किसमें सहायक है, विषय के चयन और रचनात्मक चिंतन में सहायक है, क्योंकि आप ये एक प्रोजेक्ट लेते हो तो उसमें आप खुद को चिंतन करना पड़ता है, खुद से उत्तर लिखने होते हैं, खुद से जो है पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है, शुरू से लेकर अंत तक, जीरो से स्टार्ट करके। इससे क्या है, रचनात्मकता, चिंतन आपका बढ़ता है। ये विधि किस में आती है, प्रोजेक्ट विधि, जल्दी बताइए। अभी प्रश्न पूछूंगा मैं, प्रोजेक्ट विधि किस में आती है, हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। दो प्रकार की विधियां हैं हमारी, दो प्रकार के केंद्रित। तो किसके केंद्रित है ये, विद्यार्थी केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है। आप प्रश्न पूछने पर जो उत्तर जल्दी नहीं देते। प्रोजेक्ट विधि किस में आएगी, प्रोजेक्ट विधि किस में आएगी, जल्दी कमेंट कीजिए। हम इतनी देर से किस में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से। ये ह्यूरिस्टिक विधि हमने पढ़ी, अब प्रोजेक्ट विधि पढ़ रहे हैं। ये दोनों किसमें आते हैं, एनिमेशन विधि किसमें आती है। मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, किसमें आती है दोनों विधियां। विद्यार्थी केंद्रित में आती है या फिर शिक्षक केंद्रित में आती है। सीमा जी का उत्तर आ गया, विद्यार्थी केंद्रित। लक्ष्मी जी का, बीना जी का आ गया, हम विद्यार्थी केंद्रित पढ़ रहे हैं। और शिक्षक केंद्रित में क्या पढ़ा था हमने, व्याख्यान विधि पढ़ा था या नहीं, याद है व्याख्यान विधि आपको, और व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ये सारी किस में आती है, शिक्षक केंद्रित में आती है। ठीक है। तो अभी हम प्रोजेक्ट विधि के दोष पढ़ेंगे।
समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक अपव्ययी, क्योंकि प्रोजेक्ट करते समय आपको क्या लगता है, समय भी लगता है और धन भी लगता है, और धन होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं। सही है ना, धन सबके पास होता है लेकिन देता कोई नहीं, टीचिंग में खास करके प्रोजेक्ट में। जैसे जैसे हमारे बजट अभी थोड़े दिन पहले घोषित हुआ था, लेकिन शिक्षा पर जो है ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता। पैसा कहाँ पर खर्च किया जाता है, नई बिल्डिंग्स बनाने में, या फिर दूसरे इधर उधर के काम, या फिर सैलरी बढ़ाने में, किसकी, नेता लोगों की सैलरी बढ़ाने में, या फिर उनको सुख सुविधा देने के लिए, उनको बड़ी गाड़ी देने के लिए। तो बड़े नेता किस में आते हैं, आपने देखा होगा रेंज रोवर में आते हैं बड़े लोग। नेता को कौन सी गाड़ी है, रेंज रोवर, लैंड रोवर की रेंज रोवर, 4-5 करोड़ की गाड़ियां, उसमें मॉडिफिकेशन करके वो 10 करोड़ की गाड़ी हो जाती है, और वैसे 2-3 गाड़ियां रखी जाती है, उसके पीछे और 10 गाड़ियां। तो ये सारा धन कहां पर जाता है, वहां पर जाता है। लेकिन शिक्षा में क्या है, एक तो ऊपर से धन नहीं आता गवर्नमेंट से, दूसरा विद्यार्थी भी धन नहीं देना चाहता, मेरे पास तो धन है ही नहीं, और तीसरा क्या है, आपके पेरेंट्स भी बोलते ये क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, जाओ परीक्षा पास कर लो। उनके लिए परीक्षा पास करना ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट जो है कोई इंपॉर्टेंट होते नहीं है। क्या है, पिज्जा सस्ता होता है लेकिन प्रोजेक्ट महंगा होता है। जैसे देखा गया कि एक कथन है, जैसे आप ऑनलाइन में अगर पढ़ा होगा कि किताब महंगी नहीं होती, महंगे होता है पिज्जा, महंगा होता है जूता। लेकिन हमको जूता महंगा नहीं लगता, हमको मूवी का टिकट महंगा नहीं लगता। 1500 रुपए का टिकट आता है मूवी का, इसका कितना का आता है, 1500 का रुपए, 1500 रुपए का, 1500 रुपए का टिकट आता है, 1500 रुपए का टिकट आता है, लेकिन हमें वो महंगा लगता है। लेकिन 150 रुपए की किताब आती है, नहीं ये सस्ता लगता है हमें, कौन सा, फिल्म का टिकट सस्ता लगता है, लेकिन 150 रुपए की किताब महंगी लगती है हमें, या फिर 80 रुपए की किताब भी महंगी लगती है। लेकिन हम पिज्जा बर्गर खा लेते 500-600 रुपए का, तब हमें नहीं लगता महंगा है। उसी प्रकार से जो शिक्षा में भी यही है कि प्रोजेक्ट समय और धन की दृष्टि से अत्यधिक अपव्ययी है। तो देखिए ये जो विचार जो है शिक्षा की तरफ हमेशा से रहा है, इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का ही है। तो देखिए यहाँ पर हम इतना सब कुछ ज्ञान ले सकते हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन दोष में हमने क्या लिखा है, समय और धन का अपव्यय हो रहा है, जबकि ये नहीं है। जबकि हम खर्च कहां पर करते हैं, पिज्जा बर्गर में, फिल्म टिकट में, वहां पर गलत काम है, उसे रोकना चाहिए, लेकिन वहां पर हम सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो डाल देते तो यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा हमें। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता क्योंकि यह दीर्घकालीन विधि है, क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्ट का कोई सीमा भी नहीं होती, जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये प्रोजेक्ट या फिर वो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो विद्यार्थी के हाथ में होता है, इंडिविजुअल विद्यार्थी के हाथ में, क्योंकि हर एक विद्यार्थी एक समय पर ही प्रोजेक्ट खत्म करेगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग 2 महीने में करेंगे, कुछ लोग 10 महीने लगाएंगे। तो समय और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता इससे। अधिगम की विषय वस्तु में क्रम विन्यास या क्रमबद्धता का ध्यान न रखना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये विद्यार्थी कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जो है उन्होंने कोई पाठ्यक्रम तो बनाया नहीं है, और जैसे जैसे खोज कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको समझ आ रहा है वैसे वैसे वो लिख रहे हैं, इसलिए उसमें क्रमबद्धता या क्रम विन्यास नहीं मिलेगा। जैसे हम फिक्स सिलेबस तैयार करते हैं उस प्रकार का क्रम विन्यास इसमें नहीं मिल पाता। कोई निश्चित पाठ्यक्रम न होने के कारण पाठ्यपुस्तकों का अभाव भी इसमें होता है, क्योंकि इसका कोई पाठ्यक्रम होता ही नहीं, क्योंकि ये रिसर्च है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट देना यानी कि जो अब तक लिखा नहीं गया, जो अब तक सुना नहीं गया, जो अब तक सोचा नहीं गया, उस पर कार्य करना ही प्रोजेक्ट होता है। इसलिए इसका कोई पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम कुछ भी नहीं होता, ना इंटरनेट पर आपको कुछ मिलेगा, ना गूगल पर मिलेगा, ना दूसरी जगह कहां पर मिलेगा, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन करने वाले प्रोजेक्ट कॉपी कर लेते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कहां से क्या कॉपी होता है। तो आज तक अभी तक जो है हमने ये विधियां पढ़ी, प्रोजेक्ट को पढ़ा हमने आज। ठीक है, आज की क्लास में प्रोजेक्ट को पढ़ा हमने, और प्रोजेक्ट से पहले क्या पढ़ा हमने, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे हम अन्वेषण या फिर शोध विधि कहते हैं, उसके गुण दोष पढ़े।
ये किस में आती है? विद्यार्थी केंद्रित में आती है। तो विद्यार्थी केंद्रित में हमने दो पढ़े। क्या पढ़ा हमने विद्यार्थी केंद्रित में? अन्वेषण विधि, और दूसरी कौन सी विधि पढ़ी हमने? प्रोजेक्ट विधि। और इससे पहले हमने ये देखा, डायग्राम देखा जिसमें कि विद्यार्थी क्या होता है? केंद्रित होता है। विद्यार्थी केंद्रित में क्या है? इस चित्र के सहारे आप देख सकते हो कि शिक्षक उसके चारों ओर होता है और विद्यार्थी उसके केंद्र में होता है, यानी कि चारों ओर से वो मदद करता है उसकी। और इसका समर्थन किसने किया था? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी ने। ठीक है। और जॉन डेवी यहाँ और कहां पर आते हैं हमारे? यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि में, प्रयोजन विधि में उनकी विचारधारा पर जो है ये शुरुआत हुई थी। लेकिन इसे आगे ले जाने का श्रेय किसे जाता है? किलपैट्रिक को जाता है। ठीक है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? विद्यार्थी केंद्रित विधियां। विद्यार्थी केंद्रित विधियां यानी कि विद्यार्थी को केंद्रित रखकर विद्यार्थी की अधिगम समस्या कठिनाइयों को दूर करके जो विधि हम लेते हैं उसे विद्यार्थी केंद्रित कहा जाता है। उससे पहले हम ऐतिहासिक विधि पढ़ी जो किस में आती है? ये आती है शिक्षक केंद्रित में आती है। ये शिक्षक केंद्रित में है। शिक्षक केंद्रित यहाँ पर खत्म हुआ हमारा कल। शिक्षक केंद्रित में है। कौन सी? ऐतिहासिक विधि, उसके बाद व्याख्यान विधि, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, ये सारी जो है शिक्षक केंद्रित में आती है। और यहाँ से हमने विद्यार्थी केंद्रित शुरू किया था आज। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अभी कमेंट में बता सकता है या फिर क्लास खत्म होने के बाद चैट बॉक्स में भी डाल सकता है, जिसे हम कल की क्लास में लेंगे। रिकॉर्डिंग क्लासेस के स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं और लाइव क्लास के जो स्टूडेंट है वो अभी कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या हो तो, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा आज का उसमें ज्यादा जो डिटेल में कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, उसे समझने की बात है। एक बार पढ़ लिया आपने तो समझ जाओगे उसमें। तो विद्यार्थी केंद्रित क्या होता है? विद्यार्थी जो इसमें केंद्र, जिसमें विद्यार्थी का ध्यान रखा जाता है, जिसमें विद्यार्थी के अधिगम की समस्याओं को दूर किया जाता है, कठिनाइयों को दूर किया जाता है, उसके रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, वो विद्यार्थी केंद्रित है। उसमें हमने दो पढ़ा, जिसमें पहला क्या, उसमें क्या है? एक तो ह्यूरिस्टिक विधि जिसे हम अन्वेषण या फिर शोध विधि कहा जाता है, जिसमें वो स्वयं खोज करके जो लिखता है। दूसरा प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि भी जो है अनुसंधान का ही एक छोटा रूप है। प्रोजेक्ट करना कि रिसर्च करना होता है, रिसर्च का ही छोटा भाई, छोटा बेटा समझिए प्रोजेक्ट को। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है? शोध हो जाता है। अगर वो छोटा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्रोजेक्ट छोटा होता है, अगर उसी हम बड़ा चढ़ा कर दो 10, 3 साल 4 साल खींच ले तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्वेषण कहते हैं, शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। और वो कब करते हैं? हम पीएचडी में करते हैं। और प्रोजेक्ट हम कब करते हैं? एमए में, बीए में, स्कूल में प्रोजेक्ट करते हैं। और पीएचडी में हम क्या करते हैं? शोध करते हैं। ठीक है। शोध का ही छोटा रूप प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का ही बड़ा रूप शोध है। तो ये विद्यार्थी केंद्रित दो विधियां हमने आज पढ़ी। ठीक है। इससे पहले ऐतिहासिक विधि पढ़ी। ऐतिहासिक विधि यानी कि तथ्यों के साथ जुड़ना। इतिहास में तथ्य होते, कल्पना नहीं होती। यह बात को याद रखनी चाहिए। जैसे पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है क्योंकि उसमें तथ्य पूर्ण रूप से नहीं है। वो साहित्यिक ग्रंथ है, उसमें साहित्य है। जहां पर कल्पना का एक भी पॉइंट भी आ जाता है, कल्पना का थोड़ा भी सहारा ले जाता है तो उसे इतिहास नहीं माना जाता वहां से, क्योंकि इतिहास में सब कुछ फैक्ट होता है। ठीक है। तो इससे क्या है? इसमें ऐतिहासिक विधि में क्या है? रोचकता बढ़ती है। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद। जितने स्टूडेंट आज जुड़े सभी का धन्यवाद।